हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी कड़ी है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब तक मैंने पिछले 2 वीडियो में बताया कि उनके खोजकर्ता के बारे में, उनका काल निर्धारण के बारे में, भौगोलिक विस्तार के बारे में, प्रमुख स्थल के बारे में। अब मैं जो इस वीडियो में कवर करूँगा वो सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन। इस सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से अगर सबसे ज़्यादा प्रश्न बन के आते हैं तो प्रमुख स्थल से और सामाजिक जीवन से, ये दोनों जो बिंदु है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रमुख स्थल के बारे में बताया था और इस वीडियो में मैं सामाजिक जीवन, सिंधु घाटी सभ्यता का जो सामाजिक जीवन था उसके बारे में मैं बताऊंगा और लास्ट में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था उसके बारे में मैं बताऊंगा। चलिए, मैंने बताया था इस मैप के थ्रू आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र था वह उत्तर जम्मू कश्मीर में मांदा एक जगह है। इसका उत्तरी जो भाग था सिंधु घाटी सभ्यता का वो मांदा था और पश्चिमी जो तट था, पश्चिमी जो इसका क्षेत्र था वो सुतका गेडोर या बलूचिस्तान पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में था। और सबसे इसका जो दक्षिणी पॉइंट था वो दायमाबाद महाराष्ट्र में और पूर्वी स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में यह स्थित था। अब इसका जो आकार बना हुआ था वो लगभग त्रिभुजाकार था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल आकार जो था इसका त्रिभुजाकार था। यह एक क्वेश्चन के रूप में आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का त्रिभुजाकार आकार था। अब इन क्षेत्रों में जो फैले हुए सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनका जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कांसा की जो खोज हुई थी यानी निर्माण किया गया था वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय ही इसका निर्माण हुआ था। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। कांस्य युगीन भी कहा जाता है। अब तांबा और टीन को मिलाने के बाद कांसे का निर्माण होता है। चलिए अब समझते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो सामाजिक जीवन थे, कैसे लोगों का रहन सहन था। सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से जो वहाँ के जो लोग थे वो कृषि, पशुपालन और थोड़े बहुत जो हस्तकरघा टाइप का यानी जो शिल्प कला जो होता था इस पे आधारित सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। चलिए, सिंधु घाटी एक नगरीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी, यहाँ एक क्वेश्चन बन के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युग के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को द्रविड़ बोला जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे उसे द्रविड़ बोला जाता था या भूमध्य सागरीय लोग जो होता है उसे बोला जाता था। यानी लेकिन याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम के लोग को, उनके जो जनता थे उनको किन नामों से जानते थे, तो द्रविड़ के नाम से हम लोग जानते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, यानी उसकी कोई लिपि लिखित नहीं थी और जो भी कुछ ऐसा चीज़ मिला है उसे अब तक पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता
कि जो बिल्कुल जो भाव चित्रात्मक यानी चित्र के माध्यम से उनकी भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि थे वो भाव चित्रात्मक थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग लिखते थे वह दाएं से बाईं ओर यानी दाएं से बाईं ओर सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह लिखते थे। लेकिन अगर इनकी पांडुलिपि अगर एक पंक्ति से अधिक होती थी तो उस स्थिति में पहला जो इनका लाइन होता था वो दाएं से बाएं और दूसरा लाइन फिर बाएं से दाएं ओर लिखा जाता था। इनकी जो कुछ लिपि थी वह लिपि ब्राह्मी लिपि से भी मिलती जुलती थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग रहते थे, सिंधु घाटी सभ्यता एक वर्ण आधारित यानी जाति पे या आधारित सभ्यता नहीं थी। इस सभ्यता के लोग एक ऐसे समाज का निर्माण किए थे, ऐसे समाज में रहते थे न वहाँ पे कोई जाति का भेदभाव होता था। यानी यहाँ पे जो लोग होते थे वो अमीर वर्ग और गरीब वर्ग, सामान्य वर्ग, इस तरह के लोग होते थे। कोई जाति आधारित सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। उसके बाद यहाँ के जो लोग थे कृषि करना, तो कृषि के क्षेत्र में इनका जो मुख्य कृषि था वो गेहूँ और जौ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य खेती करना था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो कृषि करते थे उनका मुख्य फसल गेहूं और जौ था। साथ साथ ये कपास की भी खेती करना जानते थे, तिल की खेती करना, उसके बाद राई की खेती करना, ये सब खेती को भी ये लोग जानते थे। उसके बाद पशुपालन करना, पशुपालन में भेड़ को रखना, बकरियां को रखना, ये सब गाय चराना, ये सब इनके कृषि और पशुपालन के क्षेत्र से आते थे। साथ साथ यह बहुत सारे मतलब कढ़ाई वगैरह जैसे मिट्टी का बर्तन बनाते थे। मिट्टी के बर्तन को आग जला के उसमें पकाते थे, जिसे टेराकोटा बोला जाता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में ये भी एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता था, तो टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा एक आग में पकी हुई जो मिट्टी होती थी उसे टेराकोटा के नाम से हम जानते हैं। साथ साथ यहाँ के जो लोग थे कपास की खेती करना भी जानते थे, उससे सूत निकालना, कपड़ों का निर्माण करना, बुनाई करना, ये सब भी साथ साथ जानते थे। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह अपने नगर नियोजन के लिए यानी जो घर बनाते थे, नगर नियोजन इकाई जो इनकी बनी हुई थी वह एक ग्रिड पद्धति पे बनी हुई थी। जो समकोण यानी 90 डिग्री कोण पे इनका जो फुल्ली जो शहर बसाया गया था एक सिस्टमैटिक ढंग से, और उसे ग्रिड पद्धति पे कहा जाता था। सेक्टर वाइज जैसे होता है उस टाइप से ये शहर को बसाए हुए थे। एक बहुत बड़ा रोड होता था जो शहर की ओर आता था और वहाँ से शहर अंदर की ओर निकलते थे। शहर से रोड अंदर की ओर बड़े सड़क से अंदर की ओर निकलते थे और यहाँ से मकान हुआ करता था और सारे जो घर होते थे वो ग्रिड पद्धति पे ही बने हुए थे। अब इनका जो दरवाज़ा होता था, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग के जो घरों के जो दरवाजे होते थे, खिड़कियां होती थी, वो आगे न खुलकर पिछवाड़े की ओर खिड़कियां और दरवाजे इनके खुलते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन की इकाई होती थी वो किस पद्धति पे निर्धारित थी, तो ग्रिड पद्धति पे सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर नियोजन की इकाई ग्रिड पद्धति पे
निर्धारित किए गए थे। उसके बाद यहाँ से एक क्वेश्चन और बन के आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर नियोजन का जो पूरा क्या वो स्थापना किया गया था, तो उस स्थापना में क्या था कि सड़क के किनारे से एक नाली बनी हुई थी और इसकी जो ड्रेनेज व्यवस्था बहुत अच्छी थी और लोगों के घरे से जो कचरे होते थे वह सड़कों के नीचे एक मुख्य नालियाँ होती थी, उसमें से यह जाके मिल जाती थी और मिलने के बाद यह नाली पूर्ण रूप से ढकी होती थी, या तो लकड़ी से या पत्थर से ढके होते थे और यह नाली सड़क के होते हुए शहर से दूर निकल जाती थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल सेक्टर वाइज की तरह और सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित थी। उसके बाद चलते हैं, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में दो ऐसे शहर थे जिसके जो दरवाजे होते थे वह दरवाजे सड़क की ओर ना खुल के पिछवाड़े की ओर खुलते थे, और ऐसे जो दो शहर थे वो लोथल ऐसे शहर थे। लोथल जो गुजरात में है, वो जो बंदरगाह के रूप में भी विख्यात था। लोथल ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, इसके जो दरवाजे थे और खिड़कियां जो थे वो पिछवाड़े की ओर न खुल के मुख्य मार्ग की ओर खुलते थे। यह लोथल ऐसा शहर था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहरों का जो नियोजन था वह, तो सिंधु घाटी के जो शहर थे, शहरों का जो नियोजन था वह दो वर्गों में बटा हुआ था। एक शहर जो ये ऊपरी वर्ग के लिए, यानी जो पैसे वाले लोग होते थे उनके लिए एक शहर में जो मकान बना होता था उसके चारों ओर किलेबंदी की जाती थी, उसे हम दुर्ग कहते थे। यानी जो अमीर वर्ग के लोग होते थे और जो क्षेत्र पे शासन करते थे उनके लिए जो शहर के चारों तरफ जो मकान बनते थे उनके किलेबंदी की जाती थी, उसे दुर्ग बोलते थे। और जो निचला शहर था वह गरीब और साधारण लोगों के लिए वह शहर था जिसकी किलेबंदी नहीं की जाती थी, खुला होता था। यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखेंगे कि धौलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो नगर दो वर्गों में न बट के तीन वर्गों में बटा हुआ था। धौलावीरा एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जो इसके जो शहरों का जो नियोजन था वो दो वर्गों में न बट के तीन वर्गों में बटा हुआ था। और एक चीज़ हमें और याद रखना है कि जितने भी शहर थे वो दो वर्गों में तो बने हुए थे, और जो उच्च वर्गों के लिए जो मकान बनाए जाते थे वो दो मंजिले के भी मकान होते थे और उनकी किलेबंदी होती थी। लेकिन एक ऐसा भी शहर था जो कालीबंगा एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का शहर था जो राजस्थान में है। इन शहरों के जो निचले वर्ग थे उनकी भी किलाबंदी की गई थी। तो हमें याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे कौन शहर थे जो तीन वर्गों में विभाजित थे, तो धौलावीरा था। और सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसे कौन शहर थे जिनके जो निम्न वर्ग के लोग थे, साधारण वर्ग के लोग थे, उनका जो मकान था उसकी भी किलेबंदी की गई थी, तो वो कालीबंगा था। याद रखना है इसे। उसके बाद धौलावीरा जो शहर था, धौलावीरा शहरों में जो मकान बने थे वो मकान चौकोर पत्थर, आयताकार पत्थर से बने हुए थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य शहरों के जो मकान बने हुए थे वो कच्चे और पके हुए मिट्टी के ईंट से बने हुए थे। लेकिन धौलावीरा एक ऐसा जगह था जहाँ पे जो मकान बने हुए थे
वो चौकोर पत्थर और आयताकार पत्थर से बने हुए थे। उसके बाद चलते हैं कि कालीबंगा जो था, जिसे हम बताए थे कि कांच की चूड़ियाँ और इस नाम से यह विख्यात थी। यहाँ के लोग जो थे वो अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, जानवरों को लड़ाना, मछली मारना, उसके बाद पक्षियों के साथ खेलना, ये तरह तरह के जो खेल थे ये मनोरंजन के लिए, अपना शिकार करना, ये लोग करते थे। उसके बाद इस मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे जगह हमें प्राप्त हुए हैं जहाँ से युग्म समाधियाँ का मतलब होता है कि मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता में साथ साथ एक कब्र के साथ साथ दो व्यक्तियों को दफनाया गया था। यानी यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि जो लोग अपने यहाँ पे दोनों प्रथा प्रचलित थी, जलाने की भी प्रथा, यानी शवों को जलाने की भी प्रथा प्रचलित थी और शवों को दफनाने की प्रथा भी प्रचलित थी। और कहीं कहीं कहा जाता है कि मतलब आंशिक रूप से दफनाया जाता था। तो आंशिक रूप से दफनाने का मतलब होता है कि अभी जो पारसी धर्म के लोग हैं वो न सबको जलाते हैं और न सबको गाड़ते हैं। वो क्या करते हैं कि मृत शरीर को खुले में छोड़ देते हैं और जानवर, चील, कौवे जब उन्हें खा जाते हैं तब उसे दफनाया जाता था। तो बताया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इस टाइप की भी कुछ प्रथा पाई गई थी। लेकिन मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता में जो शवों के जलाने और गाड़ने दोनों की, दफनाने की भी प्रथा थी। जहां हड़प्पा में सबको दफनाने की प्रथा थी, वहीं मोहनजोदड़ो में सबको जलाने की प्रथा थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसे कुछ शहर है जहां से युग्म समाधियां मिली, यानी दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया था। ऐसा जगह लोथल और कालीबंगा, लोथल और कालीबंगा से युग्म समाधियां प्राप्त हुए हैं। दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाया गया है जिसके कंकाल बाद में प्राप्त किए गए हैं। उसके बाद क्या था कि पंजाब में एक जगह रोपर है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल था। रोपर से जो क्या था कि जो मालिक होते थे, जो व्यक्ति मालिक होते थे, उनके साथ उनके कुत्तों को भी दफनाया जाता था। इसकी भी प्रथा थोड़ी बहुत हमें मिली है। तो कुत्ते के मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था, इसके भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। और साथ साथ गुजरात में जो लोथल था, लोथल जगह से मालिक के साथ बकरे को भी दफनाया गया था, इसके भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए मातृ पूजा करते थे। और साथ साथ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो एक तरह से मातृ प्रधान, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ प्रधान प्रथा को प्रमुखता देते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐसे थे जो शांत स्वभाव के थे और यह युद्ध करना नहीं चाहते थे। एक व्यापार के मतलब व्यापारी वर्ग के लोग थे और यह हमेशा चाहते थे कि शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। युद्ध के प्रति इनकी भावना नहीं होती थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण शहर जो धौलावीरा है, वहाँ कहा जाता है कि यह पूंजीपतियों का शहर था और यहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे व्यापारी वर्ग के थे, बिजनेस करते थे। और यहीं से व्यापार पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र जो था, शहर था, और साथ साथ इनके जो इनके समकालीन जो सभ्यता थी वहाँ तक का भी इनका व्यापार चलते रहता था। ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन था।
और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप आराम से इसे याद करिए, समझिए और समझने के बाद इसे बनाइए। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? इसमें बहुत सारे जो इतिहासकार हैं इनके अंदर मतभेद है, सबका मत एक जैसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो बोल रहे हैं कि इनका विनाश मतलब एक विदेशी आक्रमण यानी आर्यन लोग जब भारत की ओर पलायन किए थे तो इन्होंने मतलब लूट मार करके इस सभ्यता को समाप्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जो इन बात को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होने का मुख्य कारण था कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजिंग हुए जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। कुछ ऐसे इतिहासकार हैं जो बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो अधिकतर उनके जो शहर थे वो नदी के किनारे थे, जिसके कारण जब नदियों में बाढ़ आया होगा तो इस सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूरा सिनारियो था ये समाप्त हो गया था। लेकिन कुछ ऐसे भी शहर थे जो नदी के किनारे स्थित नहीं थे, तो उनकी कैसे समाप्ति हुई? तो अभी हाल फिलहाल में 2 साल पहले IIT खड़गपुर कि वैज्ञानिकों ने यह बताया है, पता लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश होने का मुख्य कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता हिमालय के उस क्षेत्र में पड़ते थे। ये हिमालय का कुछ पश्चिमी क्षेत्र था और कुछ गुजरात का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में बारिश लगभग 900 वर्षों तक नहीं हुई। 900 वर्ष तक बारिश नहीं होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता बिल्कुल पूरी तरह से सूखा घोषित हो चुका था, सूख गया था। नदियाँ समाप्त हो गई थी, जिसके कारण इस सभ्यता का विनाश हुआ। बहुत सारे लोग कुछ दक्षिण भारत की ओर पलायन कर गए और धीरे धीरे इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। चलिए, इस वीडियो में मैंने जो बताया उसे आप इसका सीरीज वाइज सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो 1, 2 और 3 करके देखिए। देखने के बाद आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसे सॉल्व कीजिए। देखिए कितने आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।